महाराष्ट्र की राजनीति में बेहतर तरीके से उभरने वाली पार्टी बीजेपी के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा रह सकता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से सभी समस्याओं से बीजेपी पार पाती नजर आ रही है, राजनीतिक विश्लेषक ये मानकर चल रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के लिए चुनौतियां कुछ खास मुसीबत लेकर नहीं आएंगी। आइए आपको महाराष्ट्र चुनाव के बाद की दिलचस्प कड़ियों को दिखाते हैं, साथ ही ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र की नई नवेली सरकार के लिए किस तरह की चुनौतियां सामने आती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भाजपा महाराष्ट्र राज्य चुनाव में एक मजबूत स्थिति हासिल करने में कामयाब रही, जिसका असर शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन पर भी पड़ा। नवंबर में जब भाजपा राज्य चुनाव में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत के साथ लौटी, तो इसने राज्य के भीतर समीकरणों को महत्वपूर्ण रूप से बदल कर रख दिया। ऐसी पार्टी के लिए जो 2019 के लोकसभा प्रदर्शन को बेहतर करने की योजना बना रही थी, भाजपा को लोकसभा चुनाव में करारा झटका लगा जब उसने 2019 में अपनी 23 सीटों से कम केवल 9 सीटें ही हासिल की। विधानसभा चुनाव में सहयोगियों की ज्यादा सीटों की मांग का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा ने आरएसएस और उसके जमीनी स्तर के कैडर को फिर से शामिल किया और जनादेश के साथ वापस आने में कामयाब रही, जिसने पार्टी को 145 बहुमत संख्या के करीब लाकर खड़ा कर दिया। यही नहीं, इस फैसले से बीजेपी को जहां बढ़त मिली, तो वहीं सहयोगियों को भी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के साथ तालमेल बनाए रखने को मजबूर किया, जिसने राकापा के अजीत पवार को 41 सीटें दी। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की सौदेबाजी की शक्ति को कम कर दिया। इसके अलावा भाजपा की बड़ी जीत ने विपक्षी गठबंधन की जरूरत पर सवाल खड़े कर दिए। शुरुआत में शिवसेना, जिसके साथ गठबंधन को बनाए रखना मुश्किल हो गया था, वहां पर अब एनसीपी के रूप में बीजेपी के पास एक मजबूत सहयोगी है। इस सहयोगी का असर यह हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सियासत में बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने यूपीटी के लिए साफ कर दिया कि उन्हें हिंदुत्व की ओर लौटने की जरूरत है। इधर एनसीपी एसपी खेमे में आगे की राह कैसी हो, इस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सेना के कई नेताओं ने एक समीक्षा बैठक में उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी कि कांग्रेस एनसीपी एसपी गठबंधन में शामिल होने से पार्टी को चुनाव में मदद नहीं मिलेगी। 2 साल से हिंदुत्व छोड़ चुके ठाकरे अब उसी तरफ लौट आए हैं। पिछले कुछ दिनों में ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ में अपनी छोटी मुलाकात से राजनीति पर नजर रखने वालों को हैरान कर दिया। बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि 2019 के बाद से ठाकरे ने फडणवीस पर बगैर रोक टोक हमला किया था। ऐसा लगता है बीजेपी से दूरी बनाए रखने वाले उद्धव ठाकरे को अब यह एहसास हो चुका है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या फिर कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। इस मुलाकात को दोनों के बीच रिश्तों में नरमी के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में अगर बीजेपी के सेना यानी शिंदे के साथ रिश्तों में खटास आ भी जाए तो कुछ स्थिति बन सकती है। शरद पवार की एनसीपी भी दोराहे पर है। विधानसभा चुनाव में हार का मतलब है कि पार्टी 2019 और 2022 के बीच के 2.5 सालों को छोड़कर 2014 से विपक्ष में है। भले शरद पवार ने विपक्ष के साथ रहना चुना हो, लेकिन एनसीपी एसपी विधायकों के 5 साल तक सत्ता के बगैर रहने को लेकर बेचैन जरूर है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में दलित पॉलिटिक्स को लेकर पार्टी को गंभीर होने की जरूरत महसूस की है। बीजेपी ने जनादेश जीतकर राज्य में जाति को लेकर सियासी मिथक को भी तोड़कर रख दिया, जिससे विरोधी पार्टियां मुश्किल में आ गई। लेकिन परभणी में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति के पास संविधान की प्रतिकृति को फाड़ा जाना, इसके रिएक्शन में दलित समुदाय का परभणी में संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और पुलिस और सरकारी संस्थानों पर हमला करना, फिर कस्टडी में एक शख्स की मौत ने सत्ता विरोधियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर दे दिया। अब परभणी को लेकर सत्ता पक्ष खिलाफ सियासत गर्म है। मामले को और बदतर बनाने के लिए जरांगे पाटिल ने पहले ही घोषणा कर दी कि वो मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर 25 जनवरी से जालना में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार के लिए जातिगत समीकरण ही एकमात्र समस्या नहीं है। महाराष्ट्र सरकार लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 दे रही है। भाजपा ने सत्ता में आने पर इसको 2100 करने का वादा किया। बीजेपी सरकार के लिए इस वादे को लागू करना महाराष्ट्र जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में आसान नहीं रहने वाला। कुछ समय लग सकता है, क्योंकि राज्य पर पहले से ही 7 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। यही नहीं, योजनाओं में अपात्र लोगों के प्रति उदारता ने भी मुसीबत को दोगुना कर दिया। अब उन्हें योजनाओं के तहत में भुगतान मिल रहा है जिसके वो पात्र हैं ही नहीं, जबकि ऐसी योजनाओं का वार्षिक खर्च 46,000 करोड़ रुपए का है। योजना में कटौती करना ही सरकार के लिए समझदारी होगी, वरना सरकार के पास बुनियादी ढांचे जिनमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, देखभाल पर खर्च करने के लिए बहुत कम राशि बचने वाली है।